Assalamu alaikum. I hope you are doing well. Today we will discuss about blood, its composition and its function. So, what is blood? Is you know that blood is a red body fluid which rapidly circulating in closed vessels like arteries, veins and capillaries. यानी कि जो ब्लड होता है वो रेड बॉडी फ्लूइड होता है जो कि रैपिडली सर्कुलेट होता है, मतलब तेज़ी से हमारी बॉडी में जितने वेसल्स होते हैं जैसे कि आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज़ हैं, तो ये उनमें क्या करता है, ये सर्कुलेट करता है। और ये ओनली कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड फॉर्म में मौजूद होता है हमारे बॉडी में। ठीक है। अच्छा, ये मतलब ये बहुत सारे फंक्शंस जो परफॉर्म करता है, जैसे कि ये ट्रांसपोर्ट टिश्यू है। ठीक है, ये हमारे बॉडी में डिफरेंट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन जो प्लेस टू अनदर। लाइक अगर हम गैसियस ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, जैसे ऑक्सीजन होता है तो उसको लंग से लेता है और उसको डिफरेंट टिश्यूज़ तक उसको लेके जाता है। इस तरह स्टोर हाउस फॉर वेरियस न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे बात हो रही है कि जो ये स्टोर हाउस होता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, कि वहाँ पे जो इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये डाइजेशन के बाद वहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। इस तरह फिर वो एक मीडिया होता है वहाँ पे स्टोर कर देता है, फिर जिन सेल्स को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है तो फिर इसी ब्लड में से उसको लेते हैं। ये बात करते हैं कि मीडियम इन विच वेस्ट आर डिस्चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़ हैं जो कि क्या करती हैं, वो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म कॉन्टिन्यूसली हो रही होती है। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो इसके डिस्चार्ज के लिए एक मीडिया ज़रूर होना चाहिए, जिसके लिए ब्लड जो होते हैं डिस्चार्ज मीडिया जो है वो काम करता है। फिर वो जो टिश्यूज़ होती हैं वो इस जो वेस्ट होते हैं इसको लेते हैं और इसको किडनीज तक लेके आते हैं। ठीक है, और फिर ये किडनीज जो होती हैं ये इस ब्लड को फिल्टर करते हैं और वहाँ से जितने भी वेस्ट होता है इसको एक्सक्रीट करते हैं विद यूरिन। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें हम 3 मेजर फंक्शंस जो होती हैं वो पढ़ते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, रेगुलेशन है और प्रोटेक्शन है। अच्छा, फिर जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बात आती है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, कुछ रिस्पायरेटरी गैसेज जो होती हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन ये करता है। ठीक है, द रेड ब्लड सेल्स आर इरेथ्रोसाइट्स transport oxygen from lungs to cells and carbon dioxide from cells to lungs। ठीक है, ये जो lungs होती हैं वो respiratory surfaces उसमें होती हैं, तो वहाँ पे gaseous exchange हो रहा होता है continuously। तो हमारे ब्लड में जो RBCs होती हैं उसमें एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, और फिर ये हेमोग्लोबिन जो होते हैं उसके साथ ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होती हैं बाइंड हो जाती हैं और फिर उसको जो डिफरेंट टिश्यूज़ होती हैं वहाँ पे मेटाबॉलिज्म में उसकी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो उसको ऑक्सीजन को लेके आता है। टिश्यूज़ में वेरियस, जैसे पीछे भी हमने बात की कि वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो कंटिन्यूसली बन रहा होता है। इस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको टिश्यूज़ से लेता है और उसको लंग्स तक उसको लेके आता है। ठीक है, फिर जो न्यूट्रिटिव इसका फंक्शन क्या है कि ब्लड जो होता है ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है डाइजेस्टेड फूड से इन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है या मतलब वेरियस पार्ट्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे वो जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं और इस तरह फिर ये ट्रांसपोर्ट होती हैं इनटू ऑल सेल्स इन द बॉडी। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे सेल्स जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली काम कर रहे होते हैं तो उसको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इस तरह ब्लड जो होता है उसको एज ए मीडिया प्रोवाइड करता है जहाँ पे एक स्टोर हाउस होता है, स्टोर होते हैं, फिर उसमें से फिर वही सेल्स जो होते हैं वो अपना जो जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है, यानी जो द मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सेस वाटर, आयंस एंड अदर मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट नीडेड बाय द बॉडी आर कैरिड आउट बाय द ब्लड टू द किडनी एंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। जैसे हम पीछे भी हमने बात की कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे वाटर है, आयंस है या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी हमारी बॉडी में ज़रूरत ही नहीं होती, फिर ये क्या करती हैं, ब्लड उसको लेके जाते हैं किडनी की तरफ और फिर किडनी जो होते हैं उसको यूरिन के साथ एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, फिर जो हार्मोन्स होती हैं वो भी इसी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, ये ब्लड जो होते हैं डिफरेंट हार्मोन्स जो होती हैं वो कैरी करते हैं फ्रॉम देयर साइट ऑफ ऑरिजिन टू द डिस्टिंक्ट टारगेट टिश्यूज
वेयर दे परफॉर्म देयर रेगुलेटरी फंक्शंस। ठीक है, कि तो ये जो ब्लड होते हैं ये डिफरेंट हार्मोन्स जो होती हैं यानी जो ग्लैंड से उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो उसके साइट ऑफ फॉर्मेशन होती हैं या साइट ऑफ ओरिजिन, वहाँ से उसको लेके आते हैं टू द टारगेट टिश्यूज, जहाँ पे उसको जहाँ उसका टारगेट होता है, जहाँ पे इसने अपना फंक्शन जो होते परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो ये उसको वहाँ तक लेके आते हैं और इस तरह फिर ये रेगुलेटरी फंक्शन जो होते हैं ये वहाँ पे ये परफॉर्म करते हैं, ये जो हार्मोन्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर रेगुलेशन की बात आती है कि ये ब्लड जो होते हैं ये पीएच को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, कि पीएच जो होता है ब्लड का वो कंटिन्यूसली लोअर्ड एंड रेज्ड होता रहता है बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा। लाइक pH मस्ट बी कंट्रोल विद इन द नैरो लिमिट्स, बफर सिस्टम्स ऑफ द ब्लड रेगुलेट दिस pH। यानी जो ब्लड होता है उसका पीएच जो होते हैं कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होती हैं वो कंटिन्यूसली परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, और इस दौरान डिफरेंट जो मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस होती हैं वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ये डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान प्रोड्यूस होती हैं। और इस तरह फिर कुछ जो होते हैं एसिडिक होते हैं, कुछ जो होते हैं बेसिक होते हैं। इस तरह ब्लड का जो पीएच होता है वो मतलब रेज्ड होता रहता है या फिर कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज होती हैं या वेरियस एंजाइम्स होती हैं, जैसे हम सब कहते हैं ना कि पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी पीएच में चेंज आ जाता है तो एंजाइम्स जो होते हैं अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अगर एंजाइम्स जो होते हैं अपना काम नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये है कि हमारे डिफरेंट जो प्रोसेसेस होती हैं वो फिर स्टॉप हो जाएंगी और इस तरह जो लाइफ जो होती है वो फिर सीज्ड हो जाएंगी। लाइफ की जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो फिर परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा सेल्स के लिए। ठीक है, तो ये जो होती हैं पीएच रेगुलेशन भी ज़रूरी होती हैं, जो कि अब पीएच रेगुलेशन कौन करता है, यही ब्लड इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, अच्छा, फिर रेगुलेशन होती है टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है, कि जो ब्लड होता है द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द बॉडी हीट टू द सर्फेस इन हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट एज वेल एज टू कीप द बॉडी वार्म विद इन अ लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट। ठीक है, अब अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल गर्मियाँ आ गई हैं, ठीक है, तो गर्मियों में क्या होता है, क्योंकि जो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर जो होते हैं वो ज़्यादा होता है, हमारी इंटरनल टेम्परेचर में भी वहाँ भी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होती हैं परफॉर्म हो रही होती हैं। तो हमारे बॉडी का जो आम नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 सेल्सियस है। अब 37 पे मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी क्या करते हैं, अगर इससे हीट ज़्यादा भी हो जाता है तो हमारी बॉडी जो होती है उसकी एक्सेसिव हीट जो होते हैं वो बॉडी से बाहर निकालती हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसके लिए स्पेशलाइज्ड फिनोमिना होते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोसेस होती हैं, जैसे कि अगर ज़्यादा हीट हो रहा है, बॉडी हीटअप हो रही है, तो क्या होते हैं कि हमारे जो ब्लड फ्लो जो होता है वो स्किन की तरफ उसको ज़्यादा कर दिया जाता है। फिर यही जो ब्लड होता है, जो एक्सेसिव हीट होती हैं, फिर वो जो होते हैं इसके थ्रू रिलीज़ की जाती हैं। ठीक है, इस तरह अगर सर्दियाँ आ जाती हैं तो सर्दियों में जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखना जो है मुश्किल हो जाता है। इस तरह पे जो सरफेसेस होती हैं उसकी तरफ जो ब्लड फ्लो जो होता है वो कम कर दिया जाता है, जो ब्लड वेसल होती हैं वो कंस्ट्रक्ट कर दी जाती हैं और इस तरह फिर हीट जो है उसको कंजर्व रखने की कोशिश की जाती है। और इस तरह बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है 37 सेल्सियस, जो कि हमारी बॉडी के वेरियस प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी होता है, तो उसको उस मतलब 37 पे मेनटेन रखते हैं। ठीक है, जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है उसमें देखें कहते हैं ना ब्लड कंटेन्स colloids, crystalloids having different that have different osmotic pressure and regulate the fluid volume। इस तरह जो ब्लड होते हैं उसमें डिफरेंट कोलॉइड्स और क्रिस्टलॉइड्स होती हैं, जो डिफरेंट प्रेशर्स होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर्स जिसके होते हैं, और इस तरह बॉडी फ्लूइड जो होता है, जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है उसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, प्रोटेक्शन। ठीक है, अब हमारे जो सराउंडिंग होती हैं उसमें बहुत सारी जो है वेरियस पैथोजेंस होती हैं। ठीक है, तो वो उससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए भी ब्लड जो है वो एक मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, सबसे पहले होती है क्लॉटिंग। ठीक है, अगर हमारे मतलब स्किन पे कहीं पे कट लग जाता है, ठीक है, या कहीं इंजरीज हो जाती हैं या जो सर्जिकल ऑपरेशंस हो जाती हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है
एक स्पेशलाइज्ड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है जो कि ये जो ब्लड लॉस होता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि जो वेसल्स जो होती हैं जब डैमेज हो जाती हैं तो वहाँ से कंटिन्यूसली ब्लड जो होते हैं वो ओवरफ्लो कर रहा होता है। इस तरह बॉडी में जो है वो ब्लड की कमी भी आ सकती है। तो इस तरह इस कमी को प्रिवेंट करने के लिए एक क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है जो जिसमें प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो जिसको हम आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म के थ्रू इसको जो ब्लड क्लॉट बनाते हैं और इस तरह ब्लड के एक्सेसिव जो ब्लड लॉस होता है उससे उसको बचाते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, इस तरह फिर इम्यून फंक्शन जो होते हैं वो भी इसका मेन रोल है। ठीक है, कि जो इम्यून फंक्शन होता है ब्लड का वो कौन परफॉर्म करता है, जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं। ठीक है, कुछ सेल जैसे हमारे ब्लड में पाए जाते हैं जिसको हम WBCs भी कहते हैं। तो ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट मेनी डिजीजेस जो कि डिजीज काजिंग एजेंट्स होती हैं, उसके साथ ये फाइट करते हैं और इस तरह हमारे बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वेरियस इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, एग्लूटिनीज हैं, ये हेमोलाइसिन्स है, प्रेसिपिटिन्स हैं, एंटीटॉक्सिन्स हैं। तो ये क्या करते हैं, इन सब का फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और इस तरह हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारी बॉडी जो होती है फिर इस तरह मतलब जो है डिफरेंट पैथोजेंस होती हैं उसके साथ जो है लड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा फिर बात आती है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है, तो हमने फंक्शंस भी पढ़ लिया। ब्लड की कंपोजिशन क्या है, ब्लड जो होते हैं कॉम्प्लेक्स कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें लिविंग कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं। अब लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं वो उसमें कौन कौन से हैं, वो उसमें सेल्स हैं। ठीक है, और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है उसमें क्या है, वो प्लाज्मा है। ठीक है, अब ब्लड कंसिस्ट ऑफ formed element that are suspended and carried in fluid called plasma। ठीक है, ये जो formed elements होती हैं ये सस्पेंडेड होती है ब्लड में और इस तरह फिर इसको कैरी किया जाता है जो है एक फ्लूइड होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। अच्छा, ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट होती हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक एरिथ्रोसाइट्स हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, अब एरिथ्रोसाइट्स को हम RBCs भी कहते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स, और इसका मेन फंक्शन क्या है, वो इसका है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो हमारी डिफरेंट बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना वो किसका काम है, वो है एरिथ्रोसाइट्स का काम। ठीक है, फिर बात आती है ल्यूकोसाइट्स की। ठीक है, अब ल्यूकोसाइट्स क्या हैं, वो भी उसको हम WBCs कहते हैं यानी वाइट ब्लड सेल्स, और इसका मेन फंक्शन क्या है कि वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इम्यून डिफेंस हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, जितने भी पैथोजेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं, मतलब डिजीज़ काज करते हैं, तो इस तरह इसके साथ लड़ने में हेल्प करते हैं। फिर बात आती है प्लेटलेट्स की। ठीक है, और ये प्लेटलेट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। डिफरेंट अगर हमारी बॉडी में, जैसे पीछे भी हमने बात की कि अगर कहीं पे कट लग जाता है, कहीं पे इंजरी हो जाती है, तो ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पे एक फिनोमिना होता है, उसके थ्रू हमारे जो बॉडी के जो एक्सेसिव लॉस होता है ब्लड का, तो फिर उससे उसको बचाता है। ठीक है, अच्छा फिर बात आती है कि इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। अगर जो मर्द हजरात हैं उसमें जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो 5 to 6 लीटर होता है, और जो फीमेल्स होती हैं जो कि ख़वातीन होती हैं उसमें 4 to 5 लीटर्स होता है। ठीक है, अच्छा ये क्या होती है, ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है और इसका जो pH होता है वो क्या है, वो 7.4 होता है। ठीक है, इसका pH 7.4 होता है, और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, फ्रॉम ब्राइट टू डार्क रेड हो जाता है। अच्छा, ब्राइट और डार्क रेड का मतलब क्या है कि देखिए जब फुली ऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड तो उसका कलर जो होता है वो ब्राइट रेड हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो डीऑक्सीजनेटेड हो रहा होता है, जैसे वो ऑक्सीजन जो होते हैं वो रिलीज कर रहा होता है इनटू टिश्यूज, तो फिर उसका कलर जो होता है वो डार्कनेस की तरफ आ जाता है। साल्टी मेटालिक टेस्ट भी देता है। ठीक है, और ये 7 to 8% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट जो है वो मतलब कॉन्स्टिट्यूट करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का जो वेट होता है उसका मतलब वेट फॉर एग्जांपल 50 kg है, तो 50 kg में 7 to 8% जो होता है वो क्या होगा, उसमें सिर्फ ब्लड होगा। ठीक है, अच्छा इसकी जो एवरेज डेंसिटी होती है ब्लड की वो कितनी है, वो है 1.060 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा
फिर अगर हम जनरली बात करते हैं कि ओवरऑल हम कहते हैं कि ब्लड है, ठीक है। अब ब्लड में से जो सेलुलर एलिमेंट्स यानी जो आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स, जितना भी सेलुलर पार्ट है उसको निकाला जाता है, तो वो क्या बचता है, आखिर में कितना प्लाज्मा बच जाता है, ठीक है। और फिर ब्लड प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं तो इसके तो सीरम बन जाता है। और अच्छा, यहाँ पे ये बताया गया है कि देखिए प्लाज्मा जो होते हैं वो 55% जो होता है, देखिए यहाँ पे प्लाज्मा बताया गया है। प्लाज्मा एक वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये येलो कलर का यहाँ पे शो हो चुका है। अच्छा, फिर बात आती है कि जो वाइट डब्ल्यूबीसीज हैं, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये तकरीबन ये इतनी स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे मौजूद होती, देखिए ये स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे मौजूद है। और फिर आरबीसीज हैं, और आरबीसीज भी है तकरीबन 45%, ये देखिए आरबीसीज यहाँ पे शो की गई हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसकी एक इमेज यहाँ पे शो की गई है, एक नॉर्मल आरबीसीज की, ठीक है, प्लेटलेट की, और साथ में डब्ल्यूबीसीज के यहाँ पे ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज यहाँ पे शो हो चुकी है। अच्छा, अब प्लाज्मा हम डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा बेसिकली क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है और इसके मेन फंक्शंस क्या है। तो ये प्लाज्मा जो होता है पेल येलो कलर्ड फ्लूइड होता है, जिसमें तकरीबन 90% क्या होता है वो वाटर होता है, एंड कुछ अदर कंटेंट भी मौजूद होता है जैसे सल्यूट ऑफ द प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूटिंग अबाउट 10% ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो सल्यूट्स होती हैं वो 10% बनाते हैं, और उन 10% में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली प्रोटीन कितना होता है 7%, इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो होती हैं वो कितनी होती है 0.9%, और सर जो बाकी रिमाइंडर जो डाइवर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं अदर देन प्रोटीन, तो वो भी मौजूद होती हैं। कुछ जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये कुछ अमाउंट में कुछ परसेंटेज होती हैं वो गैसेस, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ गैसेस जो होती हैं वो इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस टेबल में अच्छे से हमें बताया गया है कि जो प्लाज्मा में तकरीबन 90% वाटर होता है और 10% जो डिजॉल्व सल्यूट्स होती हैं, और जो बाकी ब्लड गैसेस यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती हैं, ठीक है। अब जो डिजॉल्व सल्यूट्स होती हैं उसमें भी अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो तकरीबन 9.1% जो होता है उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं, और जो 0.9% होता है वो क्या होते हैं, उसमें वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, ठीक है। अब 9.1 में क्या होता है वो कितना, वो उसमें 7.1% जो होता है ये क्या होता है, ये ब्लड प्रोटीन्स होती हैं, और 2% जो होते हैं उसमें लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं ये इसमें 2% में आते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये 0.9% जो होता है ये क्या बनाते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। अच्छा, ये जो ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती हैं, लाइक जो एल्ब्यूमिन्स होती हैं द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, और ये कितना होता है वो 60% क्या होता है ये मौजूद होता है, एंड इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन लीवर, सही है। अच्छा, फिर बात आती है ग्लोबुलिन्स की। ग्लोबुलिन इज 36% इन ब्लड प्लाज्मा विच आर मोस्टली इम्यून बॉडीज, ठीक है, ये इम्यूनिटी में ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। फिर फाइब्रिनोजन की बात आती है, द फाइब्रिनोजन विच इज़ 4% एंड इट इज़ मेनली फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग में इसका भी रोल होता है। अच्छा, फिर प्लाज्मा की बात आती है कि प्लाज्मा जो होते हैं इसमें न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, ये न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एंड कोलेस्टेरॉल, ठीक है। तो इसमें ये कुछ न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होती हैं, और ये इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी मौजूद होती हैं जैसे कि सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम, आयन, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हाइड्रोजन है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट्स हैं, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, तो ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी कुछ अमाउंट में मौजूद होती हैं, ठीक है। ये वेस्ट है लाइक यूरिया है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, बाइलिरुबिन है, ये जो वेस्ट होते हैं हमारे वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान बनते हैं, तो ये ब्लड में एक्सक्रीट किए जाते हैं, और फिर ये ब्लड उसको किडनी तक लेके जाती है, और वहाँ पे इसकी फिल्ट्रेशन होती है, और उस तरह इसको यूरिन की फॉर्मेशन होती है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर गैसेस होती हैं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये भी प्लाज्मा में कुछ अमाउंट में मौजूद होती हैं। प्रोटीन बाउंड हार्मोन्स भी होती हैं। अच्छा, फिर प्लाज्मा जो होते हैं विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, जैसे पीछे भी हमने बात की, इसकी वेरियस क्लिनिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये पिक्चर्स हमें शो की गई हैं कि देखिए ये वाले पिक्चर्स हैं, ठीक है, ये वाले जो सेल्स हैं ये क्या है, एरिथ्रोसाइट्स हैं, यानी ये बाइकनकेव शेप्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी शो हो चुकी हैं, ये कुछ न्यूट्रोफिल्स हैं,
ठीक है, जिसको हम WBCs कहते हैं, ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, ये देखें न्यूट्रोफिलस में इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, इसकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ग्रेन्यूलर होता है, इसमें ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर बात आती है लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो एज ए होल होता है, उसमें उसकी। अच्छा, फिर मोनोसाइट्स की बात आती है। मोनोसाइट्स होते हैं ये भी यहाँ पे शो हो चुकी हैं, कुछ अमाउंट में यहाँ पे प्लेटलेट्स भी शो हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि आरबीसीज जो होते हैं वो एरिथ्रोसाइट्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स में शो हो चुकी हैं। ठीक है, ये आरबीसीज हैं। अच्छा, ये जो नॉर्मल आरबीसीज आर बाइकनकेव डिस्क्स हैविंग अ मीन डायमीटर ऑफ 7.8 माइक्रोमीटर. It has a thickness of 2.5 micrometer at the thickest point and 1 micrometer or less in the center. ठीक है, अगर हम इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये बाइकनकेव शेप होते हैं। जो सेंटर होता है, सेंटर में ये पतले होते हैं, लेकिन जो साइड्स होते हैं उसकी थिकनेस कितनी होती है, वो 2.5 माइक्रोमीटर होती है। उसको जो सेंटर होते हैं वो कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर या इससे भी कम होती हैं। ठीक है, अच्छा जो एवरेज वॉल्यूम होता है, ठीक है, आरबीसीज का वो कितना होता है, 90 to 95 क्यूबिक माइक्रोमीटर जो होता है वो इसका एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे शो हो चुका है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। आरबीसीज कंटेन्स हेमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें हेमोग्लोबिन होता है और ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है। ऐसे ये डिफरेंट गैसेज जो होती हैं वो इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं। लाइक ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन जो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, लंग्स में ये फुली ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। इस तरह फिर वेरियस टिश्यूज तक उसको पहुंचाना किसका काम है, हेमोग्लोबिन का काम। इस तरह मैमल्स हैं, ये जिसमें मैमल द प्रोटीन मेकअप अबाउट 96% ऑफ आरबीसीज एंड बाय ड्राई वेट अराउंड 36% ऑफ द टोटल कंटेंट इंक्लूडिंग वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है। और इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, मतलब एवरेज हम बात करते हैं तो वो कितना है, वो है 120 डेज। अच्छा, एरिथ्रोसाइट्स होती हैं प्रोड्यूस होती हैं कहाँ पे, ये बोन मेरो में प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ये याद रखें, ये बहुत ज़्यादा मतलब एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे ये पूछते हैं कि आरबीसीज जो होती हैं एरिथ्रोसाइट्स वो कहाँ पे बनते हैं, वो जो बोन मेरो होते हैं, रेड बोन मेरो, वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, ओल्डर एरिथ्रोसाइट्स जो होती हैं वो रिमूव होती हैं फ्रॉम सर्कुलेशन बाय फेगोसिटिक सेल्स, जो कि लीवर में होते हैं, स्प्लीन में होते हैं या बोन मेरो में। तो ये ओल्डर एरिथ्रोसाइट्स जो होती हैं उसके थ्रू रिमूव होती हैं। ये जो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2.4 मिलियंस न्यू एरिथ्रोसाइट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इन ह्यूमन एडल्ट। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस भी हो रहे थे और साथ साथ में मिलियंस ऑफ जो आरबीसीज होती हैं वो साथ में इसकी डिस्ट्रक्शन भी हो रही होती है। ठीक है, आरबीसीज जो होती हैं इन नॉर्मल मैन इज 5.2 मिलियन। ठीक है, इन नॉर्मल वुमेन में क्या होता है, 4.7 मिलियन ये जो होती हैं इसकी अमाउंट होती है। Quantity of hemoglobin is 15 gram per 100 milliliter of cells among males and 14 grams over 100 milliliter among the female। ठीक है, तो यानी 100 में से 15 ग्राम जो होते हैं वो हेमोग्लोबिन होता है मेल में, यानी मर्द हजरात में, और जो ख़वातीन होती हैं उसमें क्या होते हैं 14 ग्राम्स पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, ये इतना हेमोग्लोबिन यहाँ पे मौजूद होता है। ये एच भी जो होता है एक शॉर्ट जो है एब्रीविएशन हम लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हेमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, each gram of a pure hemoglobin is capable of combining with 1.3 milliliter of oxygen। ठीक है, तो हर ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन ये कितना कैपेबल है, कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। सो अ नॉर्मल मैन a maximum of about 20 milliliter of oxygen can be carried in combination with the hemoglobin in each 100 milliliter of blood, and in a normal woman 19 milliliter of oxygen can be carried। ये आरबीसीज होती हैं, इसके सरफेस के ऊपर क्या होती हैं, ये एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एंटीजेंस क्या होती हैं, एंटीजेंस जो होती हैं ये ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। एक ऐसे स्पेशलाइज्ड एजेंट्स होती हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे जो आरबीसीज होती हैं उसका जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सर्जिकल ऑपरेशन हो जाते हैं, कहीं पे इंजरी हो जाती है, तो क्या होता है उस ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो ब्लड को
एक डोनर होता है, उनसे ब्लड लेते हैं और उसको जो रिसिपिएंट होता है उसको ब्लड दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ब्लड डोनेट करने से पहले रिसिपिएंट और डोनर का दोनों का ब्लड जो होते हैं, ब्लड जो ग्रुप होते हैं वो चेक किया जाते हैं। अगर दोनों का ब्लड ग्रुप जो होता है मैच कर जाता है तब उसकी ब्लड जो उसकी ट्रांसफ्यूजन होती है, ठीक है। अच्छा, आरबीसीज जो होती हैं साइटोप्लाज्म, आरबीसी साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स एनर्जी टू मेंटेन द इंट्रासेलुलर होम्योस्टेसिस, ठीक है। अच्छा, एनर्जी जो होती है वो जनरेट होती है मोस्टली थ्रू एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। इन ग्लाइकोलाइसिस में रैपिड प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज होती हैं आरबीसीज को बहुत जल्दी क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता तो उसको जल्दी एटीपीज की ज़रूरत होती है। तो ये जल्दी जो ग्लूकोज होते हैं उससे डायरेक्टली एटीपीज बनाते हैं और ये बहुत ज़्यादा क्विक जो एनर्जी प्रोडक्शन होती हैं वो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू होती हैं। और मेन बात, आरबीसीज का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, गैसियस एक्सचेंज है। गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसको टिश्यूज़ की तरफ लेके जाना और जो वहाँ पे टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसको लंग्स की तरफ लेके आना किस चीज़ का काम है, आरबीसीज का काम है, यानी रेड ब्लड सेल्स का काम है। अच्छा, फिर बात आती है कि WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं उसमें न्यूक्लियाई होता है और ये उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है। और ये इस अमीबॉइड फैशन में इसकी मूवमेंट होती है। पीछे हमने बात की ना कि आरबीसीज होती हैं वो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, लेकिन जो WBCs होती हैं उसमें न्यूक्लियस भी होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है। ये क्या होती है, इसकी जो मूवमेंट होती है, यहाँ पे मूवमेंट के बारे में बताया गया है कि मूवमेंट इसके अमीबॉइड फैशन में होती है। अमीबा हम जनरली प्रोटोजोआंस हम पढ़ते थे कि ना कि अमीबा जो होता है वो कुछ इस तरह उसका शेप होता है, ठीक है। तो जिस तरफ भी उसकी मूवमेंट होनी होती है ना तो फिर क्या करते हैं उसी की तरफ ये अगर कहीं पे भी मतलब होल कहीं पे भी होल इसको मिल जाता है ना तो उस होल के थ्रू भी ये निकल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैपिलरीज बिकॉज देयर अमीबॉइड एबिलिटी the leukocytes can squeeze through the pores in the capillary walls and can move to the site of infection, ठीक है। अगर कहीं पे इन्फेक्शन हो गई है, मतलब हमारी बॉडी में कहीं पे कट लग गया है या कहीं भी मतलब इस तरह इन्फेक्शन हो चुका है तो क्या होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, ये WBCs होती हैं, ये कैपिलरी के जो वॉल्स होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये RBC का वॉल है, ठीक है, तो इसमें ये छोटा यहाँ पे एक पोर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब इस RBC को WBC को यहाँ से निकलना है तो ये पूरा ऐसे लंबा हो जाता है, ऐसे स्क्वीज अप हो जाता है इस तरह और ये इसके थ्रू बाहर निकल जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है और इस तरह फिर फाइट करते हैं जितनी भी पैथोजेंस होती हैं जो कि यहाँ से अगर दाखिल हो रही हैं तो फिर क्या होता है इसके साथ फाइट करते हैं। ये एक टाइप की हमारी बॉडी आर्मी भी इसको कह सकते हैं जो कि हमारे लिए हमारी बॉडी के लिए लड़ते हैं इनटू वेरियस साइड्स, ठीक है। अच्छा, फिर बात आती है दे आर फॉर्म्ड पार्शियली इन द बोन मैरो। अच्छा, प्रोडक्शन की बात हो रही है कि पार्शियली कहाँ प्रोडक्शन इसकी होती है, ये बोन मैरो में इसकी प्रोडक्शन होती है जिसमें ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं और मोनोसाइट्स हैं और कुछ जो हैं वो लिम्फोसाइट्स हैं। ये क्या होते हैं, ये बोन मैरो में इसकी प्रोडक्शन होती है। फिर क्या होती हैं, ये पार्शली जो लिम्फ टिश्यूज़ में जाते हैं वहाँ फिर ये मैच्योर हो जाते हैं, जैसे ये जो लिम्फोसाइट्स हैं और फिर वहाँ पे प्लाज्मा सेल्स उससे बनते हैं, ठीक है। दे आर डिस्ट्रक्टेड इन द स्प्लीन। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन भी बताई गई है कि कहाँ पे इसकी डिस्ट्रक्शन होती है, वो स्प्लीन होती है और स्प्लीन में इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जो मोस्ट ऑफ देम आर स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेड टू द एरियाज ऑफ सीरियस इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड प्रोवाइडेड अ रैपिड इंपॉर्टेंट डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। अगर कहीं भी मतलब सीरियस इन्फेक्शन हो जाती है, कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो एक पोटेंट एक मतलब सही जो डिफेंस होता है ना अगेंस्ट दिस इन्फेक्शियस एजेंट, तो वो प्रोवाइड करना किसका काम होता है, वो WBCs या एरिथ्रोसाइट्स का काम होता है। और इसकी अमाउंट यहाँ पे बताई गई है कि कितनी अमाउंट होती है RBCs की, वो है 4000 to 11000 मिलीमीटर पर मिलीमीटर क्यूब। तो इसके अमाउंट यहाँ पे टोटल नंबर बताया गया है। अब इसके WBCs होती हैं एरिथ्रोसाइट्स, इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है। मेनली एक को हम कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स, दूसरे को हम कहते हैं एग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स को हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। ये क्यों कहते हैं ये आगे हम डिस्कस करेंगे। और सेकेंड जो है वो एग्रेन्यूलोसाइट्स हैं।
अच्छा, ग्रेन्यूलोसाइड्स होते हैं इसकी में आगे फिर फर्दर 3 टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 40 to 70% विच डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, ठीक है। एओसिनोफिल्स विच इज़ 2 to 4%, इट इज़ बाइलोब न्यूक्लियाई एंड टेक पैरासाइट, ठीक है। द बेसोफिल विच इज़ 1% इन द पेरिफेरल टिश्यूज resides in the tissues contains histamine इन्वॉल्व इन द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। ये बेसोफिल जो होता है ना, मोस्टली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती हैं डिफरेंट एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होती हैं, जो कि हमारी बॉडी जो होते हैं डिफरेंट सिचुएशन पे क्या होते हैं वो शो करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होती हैं हमारी बॉडी की, उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। एक ग्रेन्यूलोसाइड्स की फिर आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स हैं, इसमें फिर वो क्या कहते हैं सिंपलेस्ट एंड द सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो है वो ये सेल्स हैं। और ये कौन कौन से हैं, फिर ये टी सेल्स हैं और ये बी सेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, मोनोसाइट्स होती हैं ये लार्जेस्ट होती हैं, माइग्रेट करती हैं टू द टिश्यूज एंड बिकम मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व इन द सेलुलर इम्यूनिटी, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस का ये काम क्या होता है कि इनगल्फिंग होती है, अगर कहीं पे फॉरेन बैक्टीरिया आ जाते हैं ना तो उसको इनगल्फ करने का काम क्या होता है, मैक्रोफेजेस का होता है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए न्यूट्रोफिल्स होते हैं जिसको ए ग्रेन्यूलोसाइड्स भी हम ग्रेन्यूलोसाइड्स हम कहते हैं कि या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड भी इसको कहते हैं। देखिए इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, ये देखें ये उसकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट। यहाँ पे यूसिनोफिल्स होते हैं, यूसिनोफिल्स के बारे में ये यहाँ पे शो हो चुकी हैं। यूसिनोफिल्स भी ग्रेन्यूलोसाइड्स में की एक टाइप है, और वहाँ पे ये देखें इसका जो न्यूक्लियस होता है ये भी वेरियस लोब्स के फॉर्म में है। फिर ये देखिए मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स के भी यहाँ पे इस तरह जो न्यूक्लियस होते हैं वो शो हो चुका है। अच्छा, फिर बेसोफिल्स होती हैं, ये देखें बेसोफिल्स यहाँ पे शो हो चुकी हैं। बेसोफिल्स जैसे हम पीछे हमने बोला था कि इसमें हिस्टामिन होता है और ये क्या करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व होते हैं। और ये लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये पार्शली मेच्योर होती हैं बोन मैरो में, और इस तरह फिर क्या होते हैं ये जो लिम्फ टिश्यूज़ होती हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज़, ये वहाँ पे जाके मेच्योर हो जाती हैं और इस तरह वेरियस पॉइंट्स पे आके जो लिम्फ नोड्स होती हैं, लिम्फ टिश्यूज़ होती हैं वहाँ पे, लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वहाँ पे घूम रहे होते हैं, और जहाँ पे भी अगर मतलब कोई पैथोजेंस आता है और उसके साथ फिर आगे से ये लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, फिर बात आती है हमारी कि प्लेटलेट्स क्या हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं दे आर ओनली अबाउट 20% ऑफ द डायमीटर ऑफ आरबीसीज एंड मोस्ट न्यूमरस सेल्स ऑफ द ब्लड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होती हैं, और ये कितने होती है 20% ऑफ द डायमीटर ऑफ आरबीसीज, मतलब आरबीसीज का जो उसकी जो डायमीटर वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। अच्छा, द नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट इज़ 1,50,000 to 3,50,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड, यानी कि इसके अमाउंट बहुत ज़्यादा है। और ये प्लेटलेट्स जो होती हैं प्रोड्यूस होती हैं बोन मेरो में, और ये डिस्ट्रॉय होती हैं स्प्लीन में एंड लीवर में, ठीक है। और इसका जो नॉर्मल जो मेन एवरेज लाइफ स्पेन होता है 5 to 9 days होता है। अच्छा, ये कहते हैं ना दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल्स कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स, दे हैव नो न्यूक्लियाई बट लाइक ल्यूकोसाइट्स दे आर कैपेबल ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट्स, ठीक है। कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं फिर ये क्या करते हैं वो ब्रस्ट कर जाते हैं, और फिर इस तरह फिर उसमें उससे फिर ये जो प्लेटलेट्स होती हैं वो बनती हैं। इसमें कोई न्यूक्लियाई नहीं होता, और ये ल्यूकोसाइट्स की तरह इसकी मूवमेंट कैसे होती है, अमीबॉइड मूवमेंट होती है। अच्छा, मेगा कैरियोसाइट्स होती हैं वो डिसेंडेंट होती है फ्रॉम माइलॉइड स्टेम सेल्स, यानी जो स्टेम सेल्स होती हैं वहाँ से ये बनते हैं, और फिर ये जो माइलॉइड सेल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। टिपिकली इसका जो डायमीटर होता है वो 50 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। अच्छा, फिर ये बहुत ज़्यादा मतलब एक लार्ज लोब न्यूक्लियस इसमें होता है। फिर ये थ्रोम्बोपोइटीन की बात होती है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन है, फिर ये सिक्रीट होता है बाई किडनीज एंड लीवर एंड स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ मेगा कैरियोब्लास्ट्स विच मैच्योर इनटू मेगा कैरियोसाइट्स एंड दिस रिमेन्स इन द बोन मैरो टिश्यू, ठीक है। ये जो थ्रोम्बोपोइटीन होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये सिक्रीट होता है बाय किडनी एंड लिवर, और ये जो मेगा कैरियोब्लास्ट होती हैं इसकी स्टिमुलेशन करता है। फिर इस तरह ये जो मेगा कैरियोब्लास्ट होती हैं ये इमेच्योर सेल्स होती हैं, फिर ये मेच्योर हो जाती हैं और इसको हम फिर मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, और ये मेगा कैरियोसाइट्स फिर बोन मैरो टिश्यूज़ में ये वहाँ पे रहती हैं।
हर मेगा कैरियोसाइट्स होती हैं ये रिलीज़ करती है कितनी 2000 to 3000 प्लेटलेट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पेन। ठीक है, कितनी के 2000 to 3000 प्लेटलेट्स होती हैं हर मेगा कैरियोसाइट उसको रिलीज़ करता है। और ये जो रिलीज़ होती है मेगा कैरियोसाइट्स रेमिनेंट जो प्लेटलेट्स उसके रिलीज़ हो जाती है, लेकिन जो बाकी जो उसकी रिमेन्स होती हैं which are little more than nucleus। ठीक है, they are consumed by macrophages। फिर macrophages आती हैं और इसको कंज्यूम करती हैं, इस तरह इसकी सफाई करती हैं। ठीक है, अच्छा प्लेटलेट्स होती हैं रिलेटिवली स्मॉल होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। यहाँ पे इसके साइज़ के बारे में बात हो चुकी है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये हेमोसाइटोब्लास्ट की बात हो रही है जो कि स्टेम सेल्स हैं। ठीक है, अभी स्टेम सेल्स होते हैं ये आगे जाता है और क्या बन जाता है, मेगा कैरियोब्लास्ट बना लेता है। मेगा कैरियोब्लास्ट होता है ये इमेच्योर सेल्स होते हैं। ठीक है, इमेच्योर सेल होते हैं, फिर आगे से इसको थोड़ा सा जो प्री मेच्योर होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा मेच्योर होता है, फिर ये प्रो मेगा कैरियोसाइट में चेंज हो जाता है, फिर ये पूरी तरह मेच्योर हो जाता है मेगा कैरियोसाइट में। वेरियस मतलब थाउजेंड्स ऑफ जो प्लेटलेट्स होती हैं वो इससे रिलीज़ हो जाते हैं, फिर इस तरह आगे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये देखो इस इमेज में भी यहाँ पे मेगा कैरियोसाइट जो है एक सेल यहाँ पे शो हो चुका है। और ये देखें इससे ये देखें ये छोटे छोटे ये जो सेल्स होते हैं ये प्लेटलेट्स जो हैं इससे रिलीज़ हो रही हैं। ठीक है, ये देखो ये आरबीसीज हैं और ये प्लेटलेट्स जो होती हैं यहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, अच्छा प्लेटलेट्स जो होते हैं ये रोल प्ले करते हैं इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन हेमोस्टेसिस। देखें इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे भी कट लग गया हमारे बॉडी में तो इसका ये क्या करता है, वहाँ पे जाके वहाँ पे जाना शुरू कर देते हैं और इस तरह ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं। देखें द स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो फॉलोइंग द डैमेज टू द वेसल। अगर कहीं किसी भी वेसल को डैमेज हो जाते हैं तो वहाँ पे उस वेसल को रिपेयर करने के लिए ये जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। They constitute most of the mass of the clot and phospholipid in their cell membrane. Cell membranes activate the clotting factors in the plasma that result in a thread of fibrin and reinforce the platelet plug। ठीक है, जैसे पीछे भी हमने बात की कि ये कैस्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स होती हैं, वो कैस्केड ऑफ एक्टिवेशन उसकी होती हैं, रिएक्शंस होते हैं उसमें, फिर वो जब एक्टिवेट हो जाती हैं तो फिर ये एक थ्रेड ऑफ फाइब्रिन बना लेते हैं और इस तरह फिर एक प्लेटलेट प्लग बना लेता है और इस तरह जो ब्लड लॉस होते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं। प्लेटलेट्स होते हैं दैट अटैच टुगेदर इन अ ब्लड क्लॉट रिलीज सेरोटोनिन। अच्छा फिर ये सेरोटोनिन जो होती हैं ये रिलीज करते हैं, एक केमिकल होता है जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल को स्टिमुलेट करते हैं। दे ऑल्सो सीक्रेट अ वेराइटी ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स essential for growth and repair of the tissue, particularly the connective tissue. The infusion of the concentrated platelets are now being used in a therapies to stimulate the healing। ठीक है, जहाँ भी मतलब सर्जिकल ऑपरेशंस कहीं भी ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी थेरेपी कौन देता है, ये जो हीलिंग होती है, हीलिंग प्रोसेस जो कहीं पे मतलब जो जख्म होता है ना उसको भरने के लिए क्या करते हैं, इसकी इन्फ्यूजन होती है, इसकी थेरेपी क्या होती है, प्लेटलेट की थेरेपी देते हैं और इस तरह फिर वो जल्दी हीलिंग जो होती है उसकी हो जाती है।